हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। देखिए आज अपने करने वाले हैं मिश्रण। मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण क्या होता है और इनसे कौन कौन से प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इससे पहले अपने यौगिक वाला चैप्टर किया था, उससे पहले तत्व वाला किया था जो आपके रीट लेवल साइंस के अंदर है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो मिश्रण क्या है, तो आप सभी का नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो लगातार अपनी सीरीज चल रही है रीट लेवल 2 साइंस के लिए, साइंस और मैथ के लिए, और लगातार आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो पूरा सपोर्ट कीजिएगा। तो आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। इसके अलावा पिछले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, इनकी भी अपने साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना मिश्रण है। मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर अपना विलयन है, निलंबन है और क्लाइडी विलयन है और मिश्र धातुएं हैं। और मिश्र धातुओं से तो अक्सर हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, आज पूरा डिस्कस करेंगे और इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए साथ साथ में चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके रख लेना एक बार, बाद में आप अपनी जो बुकलेट है उसके अंदर लिख सकते हो, क्योंकि इससे बेहतर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये आरबीसी और एनसीईआरटी का निचोड़ है और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बुक्स है उनका निचोड़ साथ में दिया गया है। देखिए देखिए मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में, देखिएगा इसमें मिश्रण और यौगिक के में आपको अंतर पता होना चाहिए। सर्वप्रथम तो मिश्रण में क्या होता है, जो पदार्थ मिलाया जाता है, तत्व होते हैं, उसमें उनका क्या होता है, अनिश्चित मात्रा या अनुपात होता है। और यौगिक में इसका अपोजिट होता है, वहां पर निश्चित होता है। अनुपात में मिलाने वाले बने पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण की विशेषता देखिए क्या क्या होती है। मिश्रण में उपस्थित अवयव का अपना अपना गुणधर्म बना रहता है। इस प्रकार के तत्व या पदार्थ को आपस में मिलाया गया है, उनका जो पहले गुणधर्म था वो ही बना रहेगा, परंतु यौगिक में क्या होता था, अलग हो जाता था। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर, क्योंकि शुरू में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अपने अपने गुण होते हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तो ये पानी का रूप ले लेते हैं, H2O का। तो यहाँ पर क्या होता था, यौगिक में इसके गुण बदल जाते थे, परंतु मिश्रण में क्या होगा, वो सेम गुण अपने अपने रहेंगे। ठीक है, जैसे पानी और मिट्टी को मिला दिया जाए, पानी और मिट्टी रहेगा, उनको अलग भी किया जा सकता है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यौगिक में नया पदार्थ बनता है और मिश्रण में नया पदार्थ नहीं बनता है। साथ साथ में अपने यौगिक और मिश्रण की ठीक है डिफरेंट पता करते चलेंगे, ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। देखो इसमें अवयवों के बीच कोई रासायनिक बंधन नहीं होता है और यौगिक में होता है। इसमें भौतिक विधियों से छानना है, वाष्पीकरण है, चुंबक का उपयोग करने से इनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, और यौगिक को है उनको रासायनिक क्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है, आसानी से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे वायु है, दूध है, जल रेत है, नमक और चीनी का घोल है, बादल है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो क्या मिश्रण के एग्जाम्पल है। देखो इसमें आगे देखिए, मिश्रण के प्रकार देखो, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखो इसमें समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसे मिश्रण में सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है सममांगी। ठीक है, सम समान और अंग सभी, इसके अंग क्या है, समान है, यानी कि जो तत्व या पदार्थ मिलाए जाएंगे आपस में वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, एक ही प्रावस्था में होते हैं, इसे देखने पर एक समान प्रतीत होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, जैसे वायु है। वायु अगर शब्द आता है उसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैस भी मिली होती है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, समांगी का हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे वायु है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प समान रूप से वितरित होती है। यानी कि इसको देखने पर अपने को एक ही तरह का पता चलता है कि एक ही रूप की है, परंतु इसमें अलग अलग गैसेज मिली हुई है। विलन की बात करें, जैसे नमक और पानी है। नमक और पानी को घोल दिया जाए तो अपन अंदाजा नहीं लगा सकते कि पानी है या पानी या नमक, इसमें कितना मिला हुआ है यार, पानी है या नमक है इसमें। ठीक है, क्योंकि एकदम से इसमें घुल जाते हैं। जब इनको वाष्पीकरण की क्रिया करके दोबारा प्राप्त करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें नमक और पानी मिला हुआ था। इस चीनी और पानी का घोल है। चीनी और पानी का घोल अगर घोल दिया जाए, जैसे नींबू पानी वगैरह है, ठीक है, उसमें ये पता नहीं लगा सकते कि कितनी इसमें चीनी डाली गई है। मिश्र धातु जैसे स्टील है, स्टील लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। जैसे पित्तल है, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होते हैं, जैसे तांबा और जिंक को मिला दिया जाए तो पित्तल बन जाता है। पित्तल का कलर जो होता है एक जैसा होता है, पूरी पित्तल का कलर क्या होगा, एक जैसा होगा, जिसमें जो अवयव है पित्तल और जिंक के समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए विषमांगी मिश्रण क्या होंगे, विषममांगी, यानी कि जिसमें अंग क्या होंगे, विषम होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव असमान रूप से वितरित रहते हैं, जो अवयव होंगे असमान रूप से क्या रहेंगे, वितरित रहेंगे। इसमें अलग अलग अवयव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह सकता हूँ, पानी और मिट्टी का मिश्रण है, पानी और मिट्टी का मिश्रण अलग अलग अपने देख सकते हैं। मिश्रण में उपस्थित अवयव भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो सकते हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल देखो, दूध है, दूध और वसा, वसा और पानी का असमान घोल होता है दूध के अंदर। ये धुआं है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, हालांकि ऊपर का भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से विषमांगी मिश्रण कौन सा है, निम्न में से समांगी मिश्रण कौन सा है, तो यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि दूध है, दूध है, दूध में क्या होता है, वसा होती है और क्या होता है, पानी का मिश्रण होता है, तो ये है विषमांगी मिश्रण है। धुआं है, धुआं ठोस कण और गैस का मिश्रण होता है, याद रखना, धुआं जो होता है ठोस कण और गैस का मिश्रण होता है। इसमें अपने क्लोराइडी विलन में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट धुआं किसमें आता है, केवल आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, इसके एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर लेना, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण के। आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न दे सकता है कि निम्न में से समांगी मिश्रण कौन सा है भैया बताओ, या आपको दे सकता है कि निम्न में से विषमांगी मिश्रण कौन सा है। तो दूध को आप ऐसा लग, दूध देखने में ऐसा लग रहा है या धुआं देखने में लग रहा है कि ये समांगी मिश्रण है, परंतु ऐसा नहीं है। तो दूध क्या है, वसा और पानी का असमान घोल है, तो ये विषमांगी मिश्रण है। और धुआं क्या है, ठोस कण है और गैस का इसमें मिश्रण है। ठीक है, जैसे जल रेत है, पानी और रेत का मिश्रण है, तेल और पानी का मिश्रण है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, विषमांगी मिश्रण के हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें नेक्स्ट है, अब देखिए मिश्रण की विशेषता क्या है। इसमें अपन समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर करें तो क्या आएगा, देखो इसमें अवयवों का वितरण। आपको यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न बनता है तो इस प्रकार का बन सकता है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न बना सकता है यहाँ से। क्योंकि देखो इसमें समांगी मिश्रण होता है, इसमें समान रूप से जो अवयव हैं, तत्व हैं, पदार्थ है, समान रूप से उसके अंदर क्या होंगे, वितरित होंगे, और इसमें असमान रूप से क्या होंगे, वितरित होंगे। अवयवों की दृश्यता, अलग अलग अवयव दिखाई नहीं देती है इसके अंदर। इसमें समांगी मिश्रण में एक दूसरे में इतने घुल जाते हैं कि अलग अलग उन मिश्रणों को अपनी नहीं देख सकते हैं, परंतु विषमांगी मिश्रण में अवयव को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। याद रखना, उदाहरण के लिए वायु है समांगी मिश्रण, चीनी का पानी में घोल है समांगी मिश्रण है। इसके अलावा विषमांगी मिश्रण देखिए, रेत और पानी के मिश्रण है और दूध का मिश्रण है, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। प्रवस्था देखो क्या, एक ही प्रवस्था में रहेंगे ये, और ये भिन्न भिन्न प्रावस्था में रहते हैं, एक ही प्रावस्था में घुले रहेंगे। क्योंकि जब चीनी और पानी को घोल दिया जाए, घोल दिया जाता है, तो ये चीनी और पानी का घोल ही बना रहेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि चीनी थोड़ी टाइम बाद नीचे बैठ जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होगा। परंतु विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, जब रेत और पानी का मिश्रण को उल्ट पुल्ट करके घोल दिया जाए तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि मिट्टी जो होगी मिली हुई धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग प्रावस्था में हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है मिश्रण और यौगिक में अंतर। यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए, समांगी और विषमांगी मिश्रण का अंतर पता होना चाहिए। इसके अलावा मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है, यहाँ से भी आपको सत्य और असत्य वाला प्रश्न बना के दे सकता है। देखो इसमें क्या होता है, अवयव भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, इसमें मिश्रण में, और इसमें अवयव रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। याद रखना, मिश्रण में क्या होता है, अवयव जो होते हैं भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, और यौगिक में जो अवयव होंगे रासायनिक रूप से जुड़े हुए होंगे। और मिश्रण में अवयवों के बीच कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, स्पष्ट रूप से याद रखना, मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा, किसी भी अनुपात में किसी भी पदार्थ को मिलाया जा सकता है। यौगिक क्या होते हैं, अवयवों का निश्चित अनुपात होता है। यौगिक के लिए आप याद रखना, जितने भी फॉर्मूले हैं रासायनिक केमिस्ट्री के अंदर, जितने भी फॉर्मूले बने हुए हैं वो सभी सभी यौगिक के ही उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। इसे भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, किसे, मिश्रण को। मिश्रण को अगर भौतिक
क्रिया करें तो इनको पृथक किया जा सकता है। इसे रासायनिक विधियों से पृथक किया जा सकता है, इसे यौगिक को। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मिश्रण में जो अवयव पदार्थ मिलाते हैं उनका गुण सेम ही रहता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। परंतु यौगिक में क्या होगा, नए गुणों के साथ साथ नया पदार्थ भी बनेंगे, नया गुण भी आएगा उनके अंदर और नया पदार्थ भी बनेगा। उदाहरण के लिए मिश्रण का उदाहरण है वायु है, दूध है, ये सभी मिश्रण के उदाहरण है। इसके अलावा देखो यौगिक है पानी H2O, नमक NaCl। ठीक है, चलिए इनके एग्जाम्पल भी आप अलग अलग याद रखना, और इसमें जो अंतर है वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ साथ में लिखते रहना। इस प्रकार के प्रश्न ही एग्जाम में बनते हैं अक्सर। देखो इसमें नेक्स्ट देखिए, अब देखिए विलयन क्या होता है। विलयन क्या होगा, सॉल्यूशन के बारे में देखो। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यहाँ से याद रखना, यहाँ से पूछ सकता है कि विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होगा। जैसे इसमें एक पदार्थ विलय होगा और दूसरे क्या होगा, विलायक में समान रूप से घुला होता है। विलयन में क्या होता है, एक विलय होता है जिसकी मात्रा कम होती है, एक विलायक होता है जिसकी मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। जैसे पानी और नमक का घोल बना लिया जाए, पानी क्या होगा, विलायक होगा, और नमक यहाँ पर क्या करेगा, विलय का काम करेगा। देखो जिसमें उदाहरण देखो, नींबू पानी है, सोडा जल है। नींबू पानी में क्या होता है, पानी होता है, नींबू की मात्रा होती है, नमक की मात्रा होती है। इसके अलावा सोडा जल है, इसमें ज्यादा किसकी मात्रा रहेगी, ज्यादा मात्रा रहेगी पानी की, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर विलय काम करेगा और पानी यहाँ पर क्या करेगा, विलायक का काम करेगा। विलयन के प्रकार देखो, विलयन के कितने प्रकार के होते हैं। माध्यम के आधार पर विलयन के प्रकार देखो, द्रव विलयन है। विलय और विलायक दोनों द्रव या ठोस होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, द्रव विलयन कहेंगे। द्रव और गैस दोनों द्रव या ठोस हो सकते हैं, या द्रव और गैस हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए चीनी का घोल है, चीनी का घोल है, चीनी ठोस रूप में है और यहाँ पर पानी क्या है, द्रव रूप में है। सोडा जल है, सोडा जल में क्या है, जल है जो द्रव रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसके अंदर, वो क्या होती है, गैस फॉर्म में होगी। तो याद रखना, जो द्रव विलयन होते हैं इसमें विलय और विलायक क्या होते हैं, दोनों द्रव हो सकते हैं या ठोस हो सकते हैं, या द्रव और गैस हो सकते हैं। अब देखिएगा ठोस विलयन, देखो इसमें ठोस विलयन क्या होते हैं। विलय और विलायक दोनों क्या होंगे, ठोस विलयन होंगे। जैसे मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं किसके एग्जाम्पल है, ठोस विलयन का है। जैसे पित्तल है, स्टील है। गैस से विलयन की अगर बात करें, विलय और विलायक दोनों गैस फॉर्म में होते हैं। जैसे वायु है, वायु के अंदर जितने भी तत्व मिले हुए हैं, ऑक्सीजन है, अन्य गैस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, इस प्रकार की जो गैस है वायु के अंदर, वो सभी के सभी के गैस फॉर्म में है, तो इससे क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए, विलयन की मुख्य विशेषता देखो क्या है। समांगी मिश्रण, विलयन में सभी अवयव समान रूप से मिश्रित हो रहते हैं, तो इस प्रकार इसको क्या कह सकते हैं, समांगी मिश्रण कह सकते हैं। क्योंकि विलयन में जो विलय होते हैं तत्व वगैरह पदार्थ है, वो क्या होते हैं, समांगी रूप में होते हैं, तो इसे समांगी मिश्रण भी कहा जा सकता है। जैसे पानी और चीनी है और नमक और घोल है, इनको मिला दिया जाए तो हमें अंदाजा नहीं, पता नहीं लगा सकते हैं कि इसमें कितना पानी है और कितना नमक है और कितना चीनी वगैरह है, एक दूसरे में इतना घुल जाते हैं। ठीक है, इसमें कणों का आकार देखो, विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, जिनका आकार व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये आंख से देखना संभव नहीं होता है। विलयन में इसमें कण इतने मिल जाते हैं, क्योंकि समांगी मिश्रण के रूप में कार्य करता है, तो इतने मिल जाएंगे कि इन्हें स्पष्ट रूप से अपने नहीं देख सकते। जैसे पानी और चीनी का घोल है, पानी और चीनी के घोल अगर बना दिया जाए, अब इन्हें ये नहीं देख सकते कि चीनी कितनी का है इसके अंदर, या चीनी के जो तो होते हैं उनको अपन नहीं देख सकते। इसके अलावा नमक है, नमक के पार्ट्स को पानी में घोल दिया जाए तो उनको अपन नहीं देख सकते अलग अलग करके। देखिए टिंडल प्रभाव देखो, टिंडल प्रभाव का इसमें क्या अभाव रहता है। ठीक है, विलयन के कण प्रकाश को नहीं फैलाते हैं, जिसमें इसमें के भीतर प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। यहाँ से याद रखना, क्योंकि आगे जो अपन पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन वगैरह है, इसमें
निलंबन है, इसमें टिंडल प्रभाव होता है, और विलियन के अंदर टिंडल प्रभाव नहीं होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिएगा आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में कि अपने दरवाजा जो होता है, तो वहाँ से छोटे बड़े छिद्र होते हैं, वहाँ से अगर धूप आ रही है, ठीक है, धूप आ रही है तो अपने को एक धूप की पट्टी दिखाई देती है और इसमें बहुत सारे कण दिखाई देते हैं। कभी आपने देखना कोशिश करना अपने दरवाजे से छोटे छिद्र से जब आ रही होती है तो एकदम पट्टी, वाइट पट्टी दिखाई देगी सूर्य किरणों की, उसमें कण कण दिखाई देंगे, वो क्या होगा, इस प्रकार का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट देखेंगे अपने। तो देखो, विलयन स्थिर होता है, समय के साथ विलयन के कण निश्चित नहीं बैठते हैं, छानने से पृथक्करण संभव नहीं है। देखो इसमें देखिए स्थायित्व देखिएगा विलयन के अंदर, विलयन स्थिर होता है और समय के साथ विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है, और छानने से पृथक्करण संभव नहीं है। स्थायित्व का मतलब क्या हो गया, कि चीनी और पानी का घोल बना दिया जाए तो चीनी है तो नीचे नहीं बैठती है इसके अंदर, ठीक है, घोल जैसा बनाया गया है वैसा ही रहेगा शुरू से लेकर अंत तक। छानने से पृथक्करण संभव नहीं है, इनको छानकर अलग नहीं किया जा सकता जी। जैसे पानी में अंदर नमक मिला दिया जाए, छानकर नमक और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ विधियों को अपनाना पड़ेगा, उसकी सहायता से अपने अलग कर सकते हैं। छानने की विधि द्वारा विलय और विलायक को अलग करना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए विलयन के घटक कौन से होते हैं, विलायक होता है और विलय होता है। विलायक किसे कहेंगे, वह घटक जिसमें इसकी मात्रा अधिक होती है और जो विलय को घोलता है, जैसे पानी है, एल्कोहल है। यहाँ से आपको दे सकता है कि निम्न में से विलय और विलायक के बारे में सत्य कथन है या सत्य कथन है, तो विलायक याद रखना, विलायक हमेशा क्या होगा, इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, जिसमें पानी है, एल्कोहल है, जिसके अंदर वो तत्व पदार्थ है घुलता है। और विलय क्या कहेंगे, सॉल्यूट, जिसे वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है और जो विलायक में घुलता है, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, जो कम मात्रा जिसकी होगी उसे क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है उदाहरण, देखो इसके अंदर चीनी का गोल है, चीनी के गोल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विलय कौन सा होगा और विलायक कौन सा होगा, तो आप अलग अलग कर सकते हो। कम मात्रा में चीनी घुली हुई है और अधिक मात्रा में पानी है, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और कम मात्रा में चीनी है तो चीनी क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। टिक्चर आयोडीन, यहाँ से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट सामान्य विज्ञान के लिए पूछ सकता है कि टिक्चर आयोडीन क्या होता है। तो टिक्चर आयोडीन में याद रखना, आयोडीन और एल्कोहल का एक क्या होता है, विलयन होता है, एक मिश्रण होता है, जिसके अंदर विलय क्या होगा, आयोडीन होगी, और विलायक क्या होगा, एल्कोहल होगा, उसको क्या कहेंगे, टिक्चर आयोडीन कह सकते हैं। सोडा जल देखो, सोडा जल में विलय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और विलायक क्या होगा, पानी होगा। सोडा जल आपने पिया होगा, ठीक है, अक्सर। देखो इसमें वायु देखो, विलय ऑक्सीजन और अन्य गैस होती है, और विलायक क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, क्योंकि वायु के अंदर नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% है, तो अन्य गैसें भी इसके अंदर, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.004% ऐसा तक। तो इस प्रकार क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, विलय और विलायक, इस प्रकार अपने अलग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। विलयन के प्रकार घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर अगर विलयन के प्रकार देखें तो अपने तनु विलयन है, सांद्र विलयन है, संतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है, और अति संतृप्त विलयन है। इसमें आप देखिएगा तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। आपसे पूछ ले जाए निम्न में से तनु विलयन किसे कहेंगे, जिसके अंदर विलय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और विलायक की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, उससे क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। जैसे हल्का चीनी पानी, हल्का चीनी पानी है, उसके अंदर चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, उसे क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। और सांद्र विलयन देखो, सांद्र विलयन के लिए आप क्या याद रखोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। जैसे गाढ़ा चीनी का पानी, चीनी का पानी, गाढ़ा चीनी का पानी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगी, विलय हो जाएगा, और कम मात्रा में क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे। और तनु का हो जाएगा कम मात्रा में विलय, और सांद्र हो जाएगा अधिक मात्रा में विलय होगा। तो चलिए
नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट है संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है। ऐसा कोई विलायक लेते हैं इसमें एक तापमान पर जितनी विलय की मात्रा घुल सकती है, उसके अंदर घुली हुई है, और अपने इसके अंदर नहीं घोल सकते, उसे कहेंगे संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे पानी में अधिकतम घुला नमक, पानी के अंदर इतनी मात्रा के अंदर नमक घोल दे कि उसके बाद और नमक नहीं घुल सकता, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कह देंगे, संतृप्त विलयन कह देंगे। नेक्स्ट देखिए असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें अभी और विलय घुल सकता है। एक ऐसा विलयन बनाते हैं जिसके अंदर विलायक में कुछ विलय पदार्थ घोलते हैं और वो क्या बन जाता है, असंतृप्त विलयन बन जाता है। इसके अंदर कुछ और घोल सकते हैं अभी तक, उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। और संतृप्त विलयन के लिए याद रखना इसमें और विलय पदार्थ नहीं घुल सकता, और असंतृप्त के लिए याद रखना उसमें और विलय पदार्थ अपने घोल सकते हैं। इस सामान्य कुछ जानकारी है, आप याद रखना। जो अपने विलयन के जो प्रकार बताए हैं घुलनशीलता के आधार पर, इसमें आपसे अगर प्रश्न पूछना चाहे तो सत्य और असत्य से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें विलयन की सांद्रता, यहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रश्न बनेगा। विलयन की सांद्रता उस माप को दर्शाती है जिसमें विलय पदार्थ को विलय की मात्रा के सापेक्ष मापा जाता है। ठीक है, इसमें द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, यह आयतन या आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सांद्रता के सूत्र देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत पूछ ले कि इस विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे, विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है और विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना है, अपॉन कर दो, इंटू 100 कर दो, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। अगर ये पूछ ले जाए कि आयतन प्रतिशत बताइए भाई क्या होगा, तो कैसे करोगे, विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन कितना है, इंटू 100 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयतन प्रतिशत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आयतन या आयतन प्रतिशत जो है, विलय पदार्थ का आयतन कितना है और विलयन का आयतन कितना है, इंटू 100 लगा दो। ठीक है, ये एक जैसी फॉर है इसमें क्योंकि इसमें जो द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान दे रखा है इसके अंदर, जैसे ठोस पदार्थ हो सकते हैं, ठोस पदार्थों का द्रव्यमान होता है, और जो द्रव द्रव फॉर्म में होंगी उनका क्या होगा, आयतन होगा। तो इसी वजह से ये अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, अगर द्रव पदार्थ इसमें ठोस पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान है और टोटल विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन आ जाएगा टोटल। ठीक ठीक है, आयतन प्रतिशत निकल जाएगा, और आयतन प्रतिशत या विलय का पदार्थ का आयतन है बटा विलयन का आयतन आ जाएगा, इंटू 100 करोगे तो आपके पास आयतन प्रतिशत आ जाएगा। जो आपको क्वेश्चन में किस प्रकार दे रखा है उस प्रकार से अपने ये सेट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखो आप यहाँ से समझ में आएगा आपकी। एक विलयन है में 320 ग्राम विलायक है, कितना है, 320 ग्राम विलायक है, और विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करो कि सांद्रता कितनी होगी। तो कैसे करोगे इसके अंदर, अब देखो पहले अपन करेंगे विलयन का कुल द्रव्यमान, क्योंकि अपने पास विलायक और विलय दे रखा है, विलायक और विलय मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटा विलाय का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना होगा, 40 ग्राम विलय है, 320 ग्राम विलायक है, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 360 ग्राम हो गया। ये कितना हो गया, 360 ग्राम हो गया। अब द्रव्यमान प्रतिशत देखो, सांद्रता कैसे ज्ञात करोगे, सांद्रता ज्ञात करने के लिए है द्रव्यमान प्रतिशत कैसे करोगे, विलय का द्रव्यमान बटा में क्या लिख दो, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 लगा दो, जो भी फॉर्मूला है आपके पास दे रखा है। सांद्रता 40 बटा 360 इंटू 100 लगा दिया, तो विलयन की सांद्रता कितनी आ गई, 11.1% आ गई। इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दे सकता है, पूछ सकता है, तो आप तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना। ठीक है, तो इसके आधार पर ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है 9th क्लास में है, ठीक है, वहां से पढ़ सकते हो। इसके अलावा विलयन वाला है, कोलाइड विलयन है, निलंबन है, 9th क्लास में अच्छी तरह से दे रखा है। ठीक है, वहां से नोट्स बनाए गए ये सारे के सारे, क्योंकि प्रश्न जो बनेंगे आपके
बुक से ही बनती है हमेशा। देखो इसमें नेक्स्ट देखिए निलंबन क्या होता है। निलंबन, निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है, याद रखना। विलयन सिमांगी था और निलंबन क्या होता है, विस्मांगी मिश्रण होता है। इसमें विलय पदार्थ के गुण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं, याद रखना। जैसे उदाहरण के लिए जल में मिट्टी या चाक का मिश्रण, जल में अगर मिट्टी मिलाएं, जल में मिट्टी पूरी तरह से घुलेगी नहीं, ठीक है। विलयन की बात करें तो विस्मांगी विलयन हो जाएगा, और निलंबन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। इस चाक का मिश्रण है, जल के अंदर चाक का मिश्रण अगर घोले तो पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं, ठीक है। यानी कि इसमें जो मिट्टी के कण है या चाक के कण है, इसमें क्या होगा, निलंबित रहेंगे इसके अंदर। मुख्य विशेषता देखो इसके अंदर, निलंबित कणों का आकार। निलंबन में उपस्थित कणों का आकार बड़ा होता है और इन आंखों से आसानी से देखा जा सकता है कि अगर पानी के अंदर मिट्टी घोल दें तो मिट्टी के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसको मिट्टी के कणों को अपने आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा पानी के अंदर जो चाक होता है, चाक का बुरादा अगर बनाकर डाले तो चाक के कण अपने आसानी से उनके अंदर देख सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से घुलता नहीं है इसके अंदर। प्रकाश का प्रकीर्णन देखो इसके अंदर, निलंबित कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इससे उसका मार्ग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसे क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि निलंबन टिंडल प्रभाव दिखाता है, ठीक है। अस्थायी प्रकृति, निलंबन अस्थायी होता है। यदि कुछ समय तक शांत छोड़ दिया जाए तो निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन समाप्त हो जाता है। जैसे पानी और मिट्टी है, एकदम से उथल पुथल करके मिला दिया जाए और कुछ समय बाद मिट्टी के कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। जब तक उसमें घुले हुए हैं मिट्टी के कण तो वो निलंबन कहलाएगा, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे तो वो क्या, निलंबन समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार, इसी वजह से क्या कहते हैं, निलंबन होता है जो अस्थायी होता है। निलंबन क्या होगा, अस्थायी होगा। छानन विधि, निलंबन के कणों को छानन विधि द्वारा मिश्रण से आसानी से अलग किया जा सकता है। छानन विधि द्वारा इनको अलग किया जा सकता है, तो वहां पर आपने देखा था विलयन को अलग नहीं किया जा सकता था। अब देखिए प्रक्षेपित पदार्थ और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है निलंबन के अंदर। प्रक्षेपित पदार्थ किसे कहेंगे, वे कण हैं जो मिश्रण में निलंबित रहते हैं, जैसे मिट्टी के कण। मिट्टी के कणों को क्या कहेंगे, प्रक्षेपित पदार्थ कहेंगे, ठीक है। और प्रक्षेपण माध्यम किसे कहेंगे, वह माध्यम जिसमें कण निलंबित रहते हैं, जैसे पानी है। यहाँ से अगर बनाना चाहे एग्जामिनर प्रश्न तो बना सकता है कि प्रक्षेपित पदार्थ और प्रक्षेपण माध्यम किसे कहेंगे, ठीक है। आपको एक लाइन में दे दे, जो मिश्रण में निलंबित रहते हैं जैसे मिट्टी के कण है, और वह माध्यम जिसमें ये कण क्या निलंबित रहते हैं, जैसे पानी है। पानी एक माध्यम हो गया, प्रक्षेपित माध्यम हो गया, जिसके अंदर क्या रहेंगे, मिट्टी के कण क्या रहेंगे, निलंबित रहेंगे, ठीक है, घुले हुए रहेंगे। या इस प्रकार का प्रश्न बना दे, निम्न में से प्रक्षेपित पदार्थ और प्रक्षेपण माध्यम को पहचाने क्या क्या होगा। चार इस प्रकार के एग्जाम्पल दे दे आपको। एक ये एग्जाम्पल दे दे, मिट्टी के कण प्रक्षेपित पदार्थ है और पानी प्रक्षेपण माध्यम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निलंबन की विशेषताएं क्या होती है। देखो प्रकार, ये क्या होगा, स्पांगी मिश्रण होगा, याद रखना क्या होगा, स्पांगी मिश्रण होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसके अंदर, इसका मतलब क्या हो गया, ये टिंडल प्रभाव दर्शाएगा। कणों का आकार कैसा होगा इसके अंदर, बड़ा होगा, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। वहां पर विलियन में अपने देखा था, आंखों से नहीं देखा जा सकता इनको। अस्थायी होता है ये। शांत छोड़ने पर कण नीचे बैठ जाती हैं धीरे धीरे इसके अंदर, जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण है। पृथक्करण की विधि, छानन विधि द्वारा इनको अलग किया जा सकता है, किसको, निलंबन को, ठीक है, ये याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, उदाहरण देखो इसके अंदर, जल और मिट्टी का मिश्रण, इसमें मिट्टी के कण पानी में निलंबित रहते हैं। चाक और जल है, चाक के छोटे कण पानी में निलंबित रहते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। जब इनको एक बार मिलाने के बाद छोड़ दिया जाए, धीरे धीरे क्या होंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके निलंबन की। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद जो अपने धीरे धीरे इनके प्रश्न भी करते रहेंगे जितने भी बन रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है कोलाइडी विलयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न
बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखो कोलाइडी विलयन क्या होता है। कोलाइडी विलयन वह विस्मांगी मिश्रण है, याद रखना। पहले तो आप यहाँ से याद रखना कि कोलाइडी विलयन एक विस्मांगी मिश्रण है, और इससे पहले आपने निलंबन किया था, निलंबन भी क्या है, एक विस्मांगी मिश्रण है। और विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी एक विस्मांगी मिश्रण है, इसमें प्रक्षेपित कण और प्रक्षेपण माध्यम के बीच कण समान रूप से फैले हुए होते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसमें यह समांगी प्रतीत होता है, परंतु ये क्या होता है, समांगी प्रतीत तो देखने पर हमें को ऐसा लगेगा ये समांगी है, परंतु होता कैसा है, विस्मांगी होता है। लेकिन यह वास्तव में क्या होता है, विस्मांगी होता है। जैसे दूध है और दही है, दूध और दही किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये कोलाइडी विलयन होंगे। दूध को देखने पर अपने ऐसे लगेंगे इसके अंदर क्या होता है, वसा और जल की मात्रा होती है, वसा और जल एकदम से आपस में घुले हुए हैं, परंतु अपने को ऐसा प्रतीत होगा कि ये समांगी का एग्जाम्पल है, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, परंतु ये क्या होगा, विस्मांगी होगा, याद रखना। कोलाइडी विलयन की मुख्य विशेषता देखो इसके अंदर, कणों का आकार। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो सकता है। याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोलाइडी कणों का आकार कितना होगा। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। इन कणों का नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, आपस में इतने ये घुल जाते हैं कि इन कणों को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें। अब देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। कोलाइडी कण प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। इस प्रभाव के कारण प्रकाश की किरण का मार्ग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे एक टॉर्च है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन रख लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, और यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है। इसके अंदर अगर टॉर्च यहाँ से जलाएंगे, टॉर्च से इस पर रोशनी देंगे, तो क्या होगा, इसमें दोनों में से किसमें एक स्पष्ट रूप से अपने को मार्ग दिखाई दे रहा है प्रकाश का, तो अपने कहेंगे कि सेकंड वाले में क्या होगा, स्पष्ट रूप से प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से जहां भी मार्ग दिखाई देगा वो क्या करेगा, टिंडल प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, कि मार्ग, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगत होता है, तो इसे क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। देखिए यहाँ से आप याद रखना इनके लिए, क्या कॉपर सल्फेट टिंडल प्रभाव दिखाता है, याद रखना कॉपर सल्फेट है जो कभी भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। दूध और पानी का मिश्रण है जो टिंडल प्रभाव दिखाता है। देखो इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या, प्रकाश की किरणों का फैलना। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। जैसे एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जैसे एक अपने कमरे के दरवाजे से अगर कोई छिद्र है, तो वहां से प्रकाश की किरण अंदर तरफ आ रही है, तो वहां पर क्या होगा, प्रकाश की किरण जो आएगी, उसमें जो कण आप बीच में आएंगे, वो क्या करेंगे, प्रकाश को फैलाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, कमरे के अंदर क्या होगा, एक रोशनी हो जाएगी। ठीक है, एक अपने व्हाइट पट्टी सी दिखाई देती है जब किरण दरवाजे के किसी छिद्र से आती है, तो वो क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। देख सकते हैं यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल में के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, तो वहां पर टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से एग्जाम्पल याद रखना आप, दोनों दोनों तीनों याद रखना। कॉपर सल्फेट विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, और दूध और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखाता है। और टिंडल प्रभाव होता है क्या, इनको याद रखना, थोड़ा एक बार पढ़ लेना। इस प्रकार से यहाँ से भी आपके डायरेक्ट प्रश्न बना सकता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, स्थायित्व देखिए। कोलाइडी विलयन क्या, स्थायी होता है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं एकदम घुल जाते हैं, तो इनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एक बार कोलाइडी विलयन बन गया तो वो एकदम स्थायी रहेगा। इसमें सांस छोड़ने पर कण क्या तल में नहीं बैठते हैं। पृथक्करण की विधि देखो, इसमें कोलाइड कणों का सामान्य छनन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। सामान्य जो छनन विधि है उनके द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें अपकेंद्रीय तकनीक द्वारा अलग किया जा सकता है। याद रखना, अपकेंद्रीय तकनीक है जो किसमें काम आएगी, अपने कोलाइडी विलयन के कणों को अलग करने के लिए काम आएगी। घटक है प्रक्षेपित प्रवस्था होती है, इसमें विलय जैसा वह घटक जो कोलाइडल रूप में होता है। ठीक है, जैसे वहां पर अपने विलयन में पढ़ा था, विलय और विलायक है, यहाँ पर विलय के रूप में काम कौन काम कर रहा है, प्रक्षेपित प्रवस्था बोल दें इसको, प्रवस्था।
प्रक्षेपित प्रावस्था बोल देंगे, और विलायक के रूप में जो काम करेगा उसको क्या कहेंगे, प्रक्षेपण माध्यम कहेंगे। ठीक है, कोलाइड में वह माध्यम जिसमें प्रक्षेपित प्रावस्था निलंबित रहती है। ठीक है, प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षेपित प्रावस्था इसके अंदर निलंबित रहती है, इसके अंदर घुली हुई रहती है। एक तरफ से अपने कह सकते हैं प्रक्षेपित प्रावस्था एक विलय का काम करेगा, और प्रक्षेपण माध्यम है विलायक का काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार ये इनको याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब देखिए कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण देखो, इसके अंदर प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, इन इस पूरी सारणी को आप याद रखना अच्छी तरह से, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। देखो इसमें ठोस प्रक्षेपण प्रावस्था अगर ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम क्या है, गैस फॉर्म में है, तो इसे क्या कहेंगे, एरोसेल कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोसेल कहेंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न ये पूछेगा अगर प्रक्षेपित प्रावस्था ठोस फॉर्म में है, प्रक्षेपण प्रावस्था का मतलब क्या, ठोस है, इसका मतलब क्या, विलय रूप में, एक कम मात्रा में ठोस है और अधिक मात्रा में गैस है, तो इसे क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। यहाँ से आप ओब्लिक करके लिख सकते हो याद रखने के लिए। प्रक्षेपित प्रावस्था विलय फॉर्म में होती है और प्रक्षेपण माध्यम विलायक के रूप में होगी। जो कम मात्रा में होगा ठोस होगा और अधिक मात्रा में गैस होगा, तो इसे क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल याद रखना, धुआं है, धुआं किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का है। स्वचालित वाहन का धुआं है, वो क्या होगा, एरोसोल का धुआं जो होगा, एरोसोल का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा देखो नेक्स्ट देखो, यदि प्रक्षेपित प्रावस्था ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो गया, द्रव हो गया, अब की बार उसे क्या कहेंगे, सोल कहेंगे। जैसे मैग्नीशिया मिलक, मिलक और मैग्नीशिया या कीचड़ है। यहाँ से प्रश्न बनता है मिलक और मैग्नीशिया निम्न में से किसका प्रकार है, कोलाइडी विलयन के आधार पर ये कि सोल का प्रकार है, किसका, सोल का है। या प्रश्न आपसे ये दे सकता है कि यदि प्रक्षेपित प्रावस्था ठोस फॉर्म में है और प्रक्षेपण माध्यम द्रव रूप में है, तो निम्न में से क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सोल कहेंगे। या इसका एक एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा होगा, तो याद रखना कीचड़ है। कीचड़ में क्या होगा, पानी होगा, और मिट्टी क्या होगी, ठोस फॉर्म में होगी। ठीक है, ठोस और द्रव हो गया, तो कम मात्रा में क्या हो गया, ठोस है, और अधिक मात्रा में इसके अंदर पानी है, इसके आगे सोल करें। अगर ठोस और ठोस है, प्रक्षेपण प्रावस्था भी ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस है, तो इसके क्या कहेंगे, ठोस सोल कहेंगे। जैसे रंगीन रत्न पत्थर है, दूध या कांच है, तो ठोस फॉर्म में है, दोनों क्या होंगे, ठोस ठोस हो जाएंगे, तो उससे क्या कहेंगे, ठोस सोल कहेंगे। जब देखो प्रक्षेपित प्रावस्था द्रव होगी और प्रक्षेपण माध्यम गैस हो गया, अब की बार कम मात्रा में द्रव है और अधिक मात्रा में क्या होगी, गैस होगी, इसको इससे क्या कहेंगे, एरोसोल कह देंगे। जैसे कोहरा है, बादल है, कुहासा है, ये किसके है, एरोसोल के है। जब द्रव है प्रक्षेपित प्रावस्था में और द्रव भी है प्रक्षेपण माध्यम में, दोनों द्रव द्रव है, तो इसका क्या कह देंगे, इमल्सन कह देंगे। दूध है, फेस क्रीम है, ये किसके एग्जाम्पल है, इमल्सन की एग्जाम्पल है। द्रव है और ठोस है, प्रक्षेपण प्रावस्था द्रव है और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो गया, ठोस हो गया, तो ये क्या बनेगा, जल बना लेगा। जैसे जेली है, पनीर है, मक्खन है। ठीक है, ये जेली के उदाहरण है। गैस फॉर्म में, जब प्रक्षेपित प्रावस्था गैस है और प्रक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव है, तो इसे क्या कहेंगे, फोम कह देंगे। जैसे सेविंग क्रीम है, झाग बनाएगा, फोम यानी कि झाग फॉर्म में होता है। जैसे सेविंग क्रीम करते हैं तो झाग फॉर्म में बनती है। इसके अलावा साबुन का झाग वगैरह है, ये किस में आ जाएंगे, फोम में आ जाएंगे। इसमें क्या है, एक गैस है और एक द्रव है, गैस कम मात्रा में है और द्रव क्या है, प्रक्षेपण माध्यम है, अधिक मात्रा में है। गैस और ठोस देखो, गैस प्रक्षेपण प्रावस्था में है और ठोस है प्रक्षेपण माध्यम में है, तो इसे क्या कहेंगे, फोम कह देंगे। जैसे फोम रबड़ है, स्पंज है और प्यूमिस है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, गैस और ठोस के फॉर्म में। ठीक है, इसमें याद रखना है कि आप गैस गैस का कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं बनता, याद रखना, गैस गैस का दोनों का कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा। क्या पूरी सारणी को आप याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके आरबीसी और एनसीईआरटी के अंदर है, इसी प्रकार के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। चलिए आप इनको साथ साथ में लिख भी सकते हो, स्क्रीन शॉट करके लिख लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही, अपने नेक्स्ट जो करेंगे
नेक्स्ट अपना रहेगा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण की विधियाँ हैं, ठीक है, ये अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके हालांकि आती आती इसके अंदर ही है, एक अलग से वीडियो में अपने पढ़ लेंगे। इस प्रकार की है, टोटल 10-12 के है ये, अपने नेक्स्ट वीडियो में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इनके नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखे, जो मैं नई नई बातें बता रहा हूँ आपको, साथ साथ में बना लिया करो और लिख लिया करो कि कहाँ से क्वेश्चन प्रकार का बनेगा। इसके अलावा जो वीडियो आएगी अपने साथ साथ में इनके क्वेश्चन भी कर लेंगे बाद में, ठीक है। जैसे एक बार इनको अच्छी तरह से पढ़ लो आप, क्योंकि प्रश्न जो बनेंगे यहीं से बनने वाले हैं अधिकतर प्रश्न। एनसीईआरटी बुक है आपकी 9th और 10th में जो चैप्टर दे रखे हैं, इसके अलावा 8th में 1-2 चैप्टर है, वहाँ से पढ़ लेना। और कुछ एक चैप्टर आपको, जैसे बायोलॉजी के चैप्टर है, वो 11th और 12th में लेवल तक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत है, वो भी अपने पूरा पूरा कोर्स कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।